नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग की कि एक स्किल है या गैम्बलिंग है। और ये सारी बातचीत इसलिए क्योंकि तमिलनाडु में नया कानून पारित हुआ है जिसके मुताबिक अब ऑनलाइन गेमिंग हो या ऑनलाइन गैम्बलिंग हो, उन सब पर प्रतिबंध वहां स्टेट के अंदर लग रहा है। इनफैक्ट फैंटेसी गेम जैसे पोकर, जैसे रमी, इसको भी उसमें शामिल किया गया है। उसकी एडवर्टाइजिंग पर बैन है, उसके खेलने पर बैन है, एडवर्टाइजिंग के नियम तोड़ने पर भी सजा है, गेम खेलने वालों पर भी सजा का प्रावधान है और ऐसी गेमिंग कंपनी के लिए भी सजा की बात कही जा रही है। और ये तमिलनाडु का अपना फैसला है। ये दूसरी बार हुआ है, एक बार पहले भी वहां ऐसा हुआ और ये दूसरी बार हुआ। और इस बीच हम सब जानते हैं कि इस सारी ऑनलाइन गेमिंग के लिए सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाने की बात पहले ही आ चुकी है कि नहीं, एक ऐसी बॉडी बनाई जाएगी जो इन कंपनियों को सेल्फ रेगुलेट करेगी। इसके लिए अलग से कोई नियम कायदे कानून नहीं होंगे, लेकिन एक बॉडी होगी जिसमें अलग अलग तरीके के लोग होंगे। तो फिर ये क्यों इस तरह का कंफ्यूजन है कि अब स्टेट इस पर अपने लॉ लाने की कोशिश कर रहे हैं? कहां है ये कॉन्फ्लिक्ट? आइए इससे पहले कुछ चीजों पर नजर डालते हैं, थोड़ा और समझेंगे इस चीज को, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग से इन दिनों बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। तो देखिए, ऑनलाइन गेमिंग के नए रूल्स क्या है, उनकी दुविधा क्या है, ये देख लीजिए। नए रूल्स पर बटी है गेमिंग इंडस्ट्री, कोई एक राय नहीं है यहाँ। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां एक तरफ खुश है कि बैटिंग, वेजिंग, लेकिन बेटिंग और वेजिंग कंपनियां, जहां पर देखिए अब दो चीजें हैं, इसको ऐसे समझ लीजिए। ऑनलाइन गेमिंग में एक तरफ ये रहता है कि आप कोई फैंटेसी खेलें, गेम ऑफ स्किल खेलें, जहां कुछ कॉम्बिनेशन वगैरह कर रहे हैं। उनका कहना होता है कि भाई ये तो गेम ऑफ स्किल्स है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैटिंग हो गया, वेजिंग हो गया, जहां सीधा सीधा सट्टा जैसा होता है, वहां दिक्कत है। तो बैटिंग बैन, तो फिर फैंटेसी गेम क्यों नहीं? ये एक सवाल उठता है कि वो भी एक तरीके का बैटिंग ही है, लेकिन दलीलें अलग अलग आती हैं। बैटिंग और फैंटेसी दोनों में पैसा शामिल होता है और फैंटेसी गेम भी बैटिंग के जैसा ही होता है। तो अब ये जो सवाल है या ये जो तर्क है, ये लगातार चल रहे हैं। इस बीच ये तमिलनाडु की खबर है, वहां पर जो कुछ हुआ है, तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि होना क्या चाहिए। हमारे साथ है सुपर 4 के को फाउंडर और डायरेक्टर परित बंसल और टीएमटी लॉ प्रैक्टिसेस के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक मल्होत्रा, और साथ ही जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के पॉलिसी हेड ध्रुव गर्ग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मुझे ये बताइए सबसे पहले परित की, जो तमिलनाडु से फैसला आया है या जो तमिलनाडु सरकार ने जो पारित कर दिया है कानून, अब उसके क्या मायने होंगे? क्या तमिलनाडु अलग चलेगा और पूरा देश अलग? नहीं, चलना तो सबको एक साथ ही चाहिए, बट हाँ, जो उनके फैसले हैं कि जो एक एज लिमिट बैरियर लगाना चाहिए, वो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि वो होना चाहिए 18 प्लस की एज का। बिकॉज व्हेन वी आर गिविंग वोटिंग राइट्स टू एन एडल्ट, इट इज 18। तो 18 प्लस को दे रिकॉग्नाइज एज पर परित वो तो कह रहे हैं कि आपका पोकर भी नहीं चलेगा। उन्होंने तो बाकायदा नाम लेके कहा है कि पोकर भी नहीं और रमी भी नहीं। मुझे क्रिकेट फैंटेसी गेम का आइडिया नहीं है क्योंकि वहां मेंशन नहीं है चीजों में, लेकिन कम से कम ये तो आउट। बट ये स्किल बेस्ड गेम है, इसमें कोई भी गेम ऑफ चांस नहीं है। दे आर ऑलरेडी एक उस पर डिक्लेरेशन आ चुका है कि ये स्किल बेस्ड गेम है, और आई डोंट थिंक स्किल बेस्ड गेम को बैन करना राइट है, क्योंकि ये गेम ऑफ चांस नहीं, गेम ऑफ स्किल है। यही सारा विवाद है या यही सारी बहस है कि कौन सी चीज गेम ऑफ चांस है और कौन सी चीज गेम ऑफ स्किल है। बहुत ही फाइन लाइन है उसके बीच में। लेकिन अभिषेक, चूंकि आप तो इसके कानूनों पे नजर रखते हैं, आप मुझे यही बताइए, ये जो एक तरफ ये हुआ कि भाई सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बननी है, आईटी मिनिस्ट्री ने इसके लिए बाकायदा नियम कायदे कानून बना दिए, उस पर काम चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तमिलनाडु का ये नया कानून आता है, कैसे समझें इसको? अभिषेक जी, जो लड़ाई है हाँ जी, जो इस पे लड़ाई जो चल रही है कि ये क्या अलाउ होगा और क्या नहीं अलाउ होगा, ये लड़ाई चल रही है 1960s से। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बॉम्बे का लेजिस्लेशन था इसी चीज को लेकर कि एक लॉटरी होगी या किसी तरीके का और का गेम होगा, तो उसको किस तरह से हम उसका प्रावधान होगा या किस तरह से उससे डील करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पर एक कैटेगरी बनाई कि कुछ चीजें हैं जो कि जिनमें ज्यादातर आपको, मतलब अगर आप उसको आंकड़े के तौर पे ले लीजिए तो 51% या ज्यादा उसमें अगर चांस है तो वो गेम ऑफ चांस है,
और अगर उसमें ज़्यादातर स्किल आ रही है, जिसमें चांस तो हमेशा हर एक गेम में होता है, लेकिन अगर उसमें स्किल का आप उसको अपना रहे हैं और स्किल की बेसिस पे खेल रहे हैं तो वो गेम ऑफ स्किल माना जाता है। और वो आर्टिकल 19(1)(g) के अंतर्गत प्रोटेक्टेड है एज अ बेस, फंडामेंटल राइट है आपका कि आप बिजनेस चला सकते हैं ऑन अ गेम ऑफ स्किल। और ये जजमेंट्स आते रहे हैं 60s में, 70s में, 90s में, और उसके बाद जब बीच में तमिलनाडु ने पहले भी एक कोशिश करी थी बिल्कुल कि उनका जो स्टेट का लेजिस्लेशन है जो कि केवल गेम ऑफ चांस को बैन करता था, बेटिंग को बैन करता था, उसको उन्होंने कोशिश करी अमेंड करने की, गेम ऑफ स्किल भी लाने की। तो मद्रास हाईकोर्ट में चैलेंज हो, मद्रास हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया जी। ये कह के कि आप जो स्टेट हैं, आपका दायरा लेजिस्लेट करने का केवल सीमित है गेम ऑफ चांस तक का, आप गेम ऑफ स्किल में नहीं जा सकते हैं। वो किसका दायरा है, कौन उस पर लेजिस्लेट कर सकता है गेम ऑफ स्किल पे, ये नहीं डिसाइड करा गया। तो जब वो एक आप ये देखिए एक पोर्शन खाली पड़ा गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि ठीक है, अब हम ये नॉमिनेट कर रहे हैं कि एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स के अंतर्गत मेटी ऐसी मिनिस्ट्री रहेगी जो कि ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट करेगी। और उसी के इमीडिएटली बाद अब ये उन्होंने ये कायदे बना दिए हैं, रेगुलेशन बना दिए, जिसमें उन्होंने सेल्फ रेगुलेटरी रेजिम प्रोवाइड किया है। तो मेरे हिसाब से ये जो एक अटेम्प्ट है तमिलनाडु असेंबली का इस चीज को मोनोपोलाइज करने के लिए और ये कहने के लिए कि गेम ऑफ स्किल भी वो रेगुलेट करेंगे, मेरे हिसाब से वो गलत है। तो अब क्योंकि मैं ये कानूनी मसला हो जाएगा तो यहाँ पर अभिषेक होगा क्या आगे? अब ये देखिए कि राज्य क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में है तो वो भी एक प्रॉब्लम है। आपने कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बात कही, वो अपनी नजीर रखते हैं, फिर ये तमिलनाडु सरकार दूसरी बार ले आई, होगा क्या यहाँ? तो अल्टीमेटली होगा ये, मद्रास हाईकोर्ट ने तो ये चीज कही, उसके साथ साथ केरला हाईकोर्ट ने भी यही चीज कही और कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी यही चीज कही जब वहां कोशिश करी गई इसको रेगुलेट करने के लिए। वो जो तीनों डिसीजंस हैं, तीनों डिसीजंस अपील में है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट को ये कंसिडर करना है कि जो जजमेंट दिया गया है कि स्टेट की अंडर द स्टेट लिस्ट ये जो कैटेगरी है बेटिंग एंड गैम्बलिंग की, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, गेम ऑफ चांस ही आता है केवल या गेम ऑफ स्किल भी आता है, ये चीज अभी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। और अब क्योंकि ये नया लेजिस्लेशन आ गया है, वहां चैलेंज शायद फिर से होगा मद्रास हाईकोर्ट में। डिपेंड करता है कि मद्रास हाईकोर्ट क्या इसको रिजॉल्व करता है, क्या रूल करता है। अल्टीमेटली ये डिसीजन वापस सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचेगी डिसाइड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ध्रुव हमारे साथ है और वो ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के पॉलिसी हेड है। ध्रुव, इसके टेक्निकल पॉइंट्स को हमने समझने की कोशिश की, अभिषेक ने बहुत अच्छी तरह समझाया, आप लोगों का इस पर क्या स्टैंड है? जी बिल्कुल सही जो अभिषेक जी ने काफी सीधे सीधे बोला कि पिछले 60 साल में गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस के बीच में फर्क कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और काफी हाई कोर्ट्स ने। इवन तमिलनाडु के कोर्ट ने भी पिछली बार जैसे आपने कहा ये सफाई दे दी गई थी। अब सेंटर ने इस पे नियम लेके आ गए हैं कि भाई जो गेम ऑफ स्किल है उनको कैसे सही तरीके से रेगुलेट किया जाए जिससे कंज्यूमर इंटरेस्ट जो है वो बचा रहे, सेफ्टी रहे और उस कंज्यूमर इंटरेस्ट की भावना के अंदर अंदर इनोवेशन हो सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बात क्लियरली बोल दी। अब तमिलनाडु ये नई लॉ लाया है जहां वो क्या कोशिश की जा रही है कि गेम ऑफ स्किल को गेम ऑफ चांस या सट्टा बना के बैन कर दिया जाए। अब वजह तो तमिलनाडु गवर्नमेंट को बेहतर समझ में आएगी, बट मैं आपको इंडस्ट्री की तरफ से बता सकता हूं कि इंडस्ट्री ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ कई बार कंसल्टेशन की है, ये फर्क बताया है। अब इसमें क्या होगा, फिर से मामला जैसे अभिषेक जी ने कहा कोर्ट में जाएगा, इंडस्ट्री फिर जाएगी, क्योंकि जब 60 साल का कानून आपके साथ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स क्लियरली आपको दे दिए हैं, तो इसमें कंफ्यूजन का कोई महत्व, कोई जगह बचती नहीं। बट फिर भी वही जैसा अभिषेक ने कहा, इसमें फिर से वापस मामला कोर्ट में जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट जो भी जजमेंट देता है, अगर पिछला जजमेंट देखा जाए तो मानी बातें फेवर में ही आना चाहिए कि भाई ये एक्ट को हटा दिया जाएगा, मगर नहीं होता तो फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा। बट इंडस्ट्री की तरफ से अगर आप देखें तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी और बहुत सारे हाई कोर्ट से भी। मगर अब यही है कि हमारे देश में कभी कभी कहीं ना कहीं ऐसी कंफ्यूजन आती रहती है, तो वो हम कोशिश करेंगे कि वो हाई कोर्ट में सॉल्व हो जाए। अभी देखिए अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उसमें वक्त लगेगा, जैसा बता रहे हैं अभिषेक कि वहां इस तरह की कई और भी अर्जियां पेंडिंग है। लेकिन उस बीच अभी का जो वक्त है, तो क्या आप लोग या जो गेमिंग कंपनियां हैं वो कोर्ट जाएंगी स्टे लेने के लिए? इसके ऊपर क्या मतलब टेक्निकली अब यहां से आप लोग क्या करेंगे, या फिर जब तक फैसला नहीं आता तब तक तमिलनाडु में ये चीजें बंद हो जाएंगी? ध्रुव
जी देखिए, जितना अभी हम नोटिफिकेशन का वेट किया जा रहा है। हमें सुनने में आ चुका है कि बिल पास होकर एक्ट बन चुका है। हम एक्ट के अंदर एक नोटिफिकेशन डेट है, जिसको जब वो सरकार बताएगी नोटिफिकेशन डेट, तब ये एक्ट अप्लाई होगा। जब वो होगा हम उसको पढ़ेंगे, और हमको अगर लगा कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो सुनने में ऐसा लग रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेटली है, तो फिर हाँ, कोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट भी जाया जाएगा, जैसे पिछली बार गए थे, इस बार दोबारा जाया जाएगा। तो इंडस्ट्री तो जरूर करेगी कि उनको पता है कि वो सही, उनके साथ 60 साल का कानून उनके साथ है। तो इंडस्ट्री का तो भावना यही है कि रूल्स, वो नोटिफिकेशन एक्ट का पढ़ने के बाद हम जरूर करेंगे। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें विनीत जी ऐड करना चाहता हूं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो इस एक्ट पे नहीं है। आप ये एक्ट जो है वो इंडियन लीगल गेम्स ऑफ स्किल तो बैन करने की कोशिश कर रही है, बट इसमें कहीं भी ऑफशोर इलीगल बेटिंग एंड गैम्बलिंग साइट्स का नाम तक नहीं है। आप तमिलनाडु में जाएं, आपको वहां पर खुलेआम ऑफशोर इलीगल जो सट्टा खिला रहे हैं उनके एड्स दिखेंगे। उनके ना खिलाफ कोई एफआईआर हुई है, जबकि वो ऑलरेडी इलीगल है। अगर आप तमिलनाडु गैम्बलिंग एक्ट देखें, उसमें ऑलरेडी इलीगल है वो, उसके खिलाफ ना कोई शब्द है, ना उसके अगेंस्ट कोई एफआईआर है। तो ये थोड़ा सा समझना मुश्किल है मेरे लिए कि जब ऑफशोर इलीगल जो बिना टैक्स दिए गलत तरीके से पैसा भारत का बाहर लेके जा रहे हैं और सट्टा खिला रहे हैं, उनपे कोई कार्रवाई नहीं है। बट इतनी जो लेजिटमेट इंडस्ट्री है 19(1) जैसा अभिषेक जी ने कहा, जब मूलभूत अधिकार है जहां पर, उस पर रोक लगाई जा रही, तो थोड़ा सा समझना मुश्किल है मेरे लिए। ऐसा क्यों? ये ऑफशोर बैटिंग वाला भी एक मुद्दा है, इसको भी देखते हैं। लेकिन इस बीच जो एक और बहस का मुद्दा बन गया है परित साहब, वो ये है कि जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की बात हो रही है, बहुत सारे लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं कि आपने क्यों नहीं इसके लिए कोई सीधा सीधा कानून बनाया। जहां भी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी आती है वहां पर फिर थोड़ी सी गुंजाइश बच जाती है। कौन हालांकि उस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी में अलग अलग किस्म के लोग हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ गेमिंग इंडस्ट्री के लोग बैठे हुए हैं, उसमें सोशल फील्ड से लोग हैं, उसमें टीचर्स हैं, उसमें हर तरह के लोग हैं। लेकिन फिर भी है वो एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ही जो आपको सलाह दे सकती है। उसके हाथ में कोई इस तरह की पावर नहीं है कि वो किसी के ऊपर कोई एक्शन ले ले। बिल्कुल सही बात है। और ये जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है भी, तो वो प्लेयर की बेटरमेंट के लिए ही है, जो गेमर्स हैं उनकी बेटरमेंट के लिए ही है। और जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए भी हैं, उनमें भी कई चीजें सही भी हैं और कई चीजें जो फाइनल नोटिफिकेशन, जैसे कि अभी ध्रुव जी ने बोला कि फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो पढ़ के फिर हमारे को पता चलेगा और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे करना है उसके ऊपर एक्ट। नहीं, हाँ, वो दो चीजें देखिए, एक तो तमिलनाडु वाला मसला जिस पे अभी हमने लंबी बातचीत की, और अब एक जो ये मसला है, ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, ये थोड़ा सा बहस का विषय, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी प्रश्न उठा रहे हैं। अगेन ये एक लंबी बहस हो जाएगी अभिषेक की। अब बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये कह रही हैं कि अगर आप गेम ऑफ स्किल मान रहे हैं, और बहुत फाइन लाइन वो कहती हैं इसके भी डिफाइन करने के लिए। हालांकि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वो परसेंटेज वाइज एक डेफिनेशन बना रखी है, लेकिन वही सवाल उठ रहा है कि अगर आप उन्हें अनुमति दे रहे हैं तो फिर गेम ऑफ चांस में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये भी लगभग उसी का दूसरा रूप है। देखिए, उसके बीच में बहुत ही एक थिन लाइन है, जो कि आपने भी पहले बोला था। बट जो नॉन कंप्लायंट प्लेयर्स हैं अभी मार्केट में, जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो जिनके कंप्लायंसेस पूरे नहीं है, अगर उनसे प्लेयर्स को बचाना है तो हमारे को ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो आ रही है उसकी भी नीड है। ठीक है, तो अभिषेक एक बात बताइए मुझे, जो मैं कह रहा हूं ना कि दो धड़े बट गए इंडस्ट्री के अंदर। एक है जो कह रहे हैं कि भैया अगर आप इनको दे रहे हो, जो गेम ऑफ स्किल्स जिन्हें मान रहे हो, तो फिर आप जो सिंपल बैटिंग या वेजिंग है उनको भी कर दो, क्योंकि दोनों के बीच में अंतर बहुत कम रह जाता है। अब वो तर्क दोनों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपने जैसे कहा कि कुछ परसेंटेज के हिसाब से, क्या कोई बॉडी है जो इसको तय करती है? कहां से पास होता है कि आप गेम ऑफ स्किल माने जाएंगे या आप गेम ऑफ चांस माने जाएंगे? तो बेसिकली इसमें मुद्दा यही है, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनके अंतर्गत जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की का आपने मेंशन किया, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो जिसका कॉम्पोजिशन होगा, कुछ लोग होंगे रिप्रेजेंटेटिव गेमिंग इंडस्ट्री के, कुछ लोग होंगे कंज्यूमर ओरिएंटेड, कुछ लोग होंगे साइकोलॉजिस्ट, कुछ लोग होंगे फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ लाइफ। वो लोग सब बैठ के कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशन या कोड ऑफ कॉन्डक्ट एक डिवाइस करेंगे, जिसके अंतर्गत वो पैरामीटर्स बनाएंगे कि अगर ये चीजें इसमें हैं तो ये परमिसिबल ऑनलाइन गेम बन जाता है, मतलब कि ये गेम ऑफ स्किल बन जाता है। तो जो इसमें बताया गया है, नए वाले जो प्रावधान आए हैं उसके अंतर्गत, अभी जब ये नोटिफाई तो हो गए 6 अप्रैल को रूल्स, अब इनमें ये बोला गया है कि 3 सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज बनाई जाएंगी। बन तो उससे ज्यादा सकती हैं, पर एक बार 3 बन गई
उस डेट को मान लीजिए कि वो 3 बन जाती हैं 30 अप्रैल तक, उसके बाद 3 महीने का समय है जिसके अंतर्गत सारी कंपनियां जो गेम खिला रही हैं उनको वो सबमिट करना पड़ेगा इन एनी वन ऑफ दीज 3 रेगुलेटरी बॉडीज को, और उस पर एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा कि ये गेम ऑफ स्किल है और ये परमिसेबल गेम है। और जब शुरू में वो अप्लाई करते हैं तो ये करा जाएगा कि वो खुद सेल्फ सर्टिफिकेशन देंगे कि हमारे हिसाब से ये X, Y and Z रीजन की वजह से ये गेम ऑफ स्किल बनता है। वो उनको उस समय पर सर्टिफिकेशन दे दिया जाएगा और वो सर्टिफिकेशन उनकी वेबसाइट पे उस गेम के साथ साथ लगना पड़ेगा या फिर उनके एप्लीकेशन पे जहां वो ऑफर कर रहे हैं। मान लीजिए 30 अप्रैल की मैंने डेट ली, 30 अप्रैल से 30 जुलाई तक में ये उनको फाइलिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद 3 महीने, दैट मीन्स 31 अक्टूबर तक उस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के पास समय होगा एक्चुअली इवैल्यूएट करने के लिए कि ये जेन्युइनली गेम ऑफ स्किल है या नहीं है। और अगर उनको लगता है कि ये गेम ऑफ स्किल नहीं है तो वो रीजंस देकर उनको बोलेंगे कि ये शो कॉज मैं आपको दे रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि क्यों ये गेम ऑफ स्किल बनता है, हमारे हिसाब से नहीं बनता फॉर X, Y and Z रीजंस। और तब जाके कंपनी को डिफेंड करना पड़ेगा। अगर कंपनी डिफेंड नहीं कर पाई तो वो वैलिडेशन सर्टिफिकेशन उनके गेम से हटा दिया जाएगा और जो उनको एक सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन मिलता है आईटी एक्ट के अंदर वो निकल जाएगा और फिर दे विल बी ट्रीटेड लाइक अ गेम ऑफ चांस, जो कि फिर डिफरेंट स्टेट्स के लॉज के हिसाब से गवर्न होगा। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी उनके अगेंस्ट हो सकता है। ठीक है, बढ़िया, वेल एक्सप्लेन। जी जी जी, ये अच्छी तरह से आपने हमें बताया। चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ बड़े सवाल कि क्या पैसा लगाने वाले, मतलब जिस भी जगह पैसा इन्वॉल्व है, चाहे वो गेम ऑफ स्किल कह लीजिए, चाहे वो गेम ऑफ चांस कह लीजिए, क्या सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही नहीं है? ऐसी सारी चीजों पर रोक लगनी चाहिए। अब हम जिस तरह के देश में और अब तक जैसे आए हैं, और फिर जब चीजें ऑनलाइन हो जाती है, कई किस्से घटते हैं, फिर उन सब की बातें आती हैं, किसी ने सेल्फ हार्म कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने उधार लिया, वहां पर कुछ हो गया, ये तमाम चीजें हैं। और क्या ये जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है ये उस लेवल पर चीजों का ध्यान रख पाएगी? ये 2 बड़े अहम सवाल। एक छोटा सा ब्रेक के बाद अपने मेहमानों से इनके जवाब लेंगे। बैक ऑनलाइन गेमिंग स्किल या गैम्बलिंग, इस पर आज बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा चल रही है। ब्रेक से पहले काफी बातचीत हुई क्योंकि तमिलनाडु में फिर से नया लेजिस्लेचर आ गया जिसने कहा है कि भाई सब बैन, ना तो गेम ऑफ चांस चलेगा जो कि एक राज्य का अधिकार होता है उसे बैन करना या ना करना, और गेम ऑफ स्किल्स को भी उन्होंने कहा कि हम नहीं चलने देंगे। बाकायदा नाम लेके पोकर हुआ, रमी हुआ, ये सब नहीं चलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी आईटी मिनिस्ट्री है वो इस ऑनलाइन गेमिंग को जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी और तमाम चीजें कर रही हैं, तो अब ये उसके कंट्राडिक्शन में जा रहा है। कैसे झगड़ा आगे सुलझेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब कुछ अहम सवाल, ध्रुव आप हमें बताइए कि भाई देखिए, एक ये भी मांग उठती है कि सोसाइटी का चाहे दुहाई दी जाए, चाहे जो कुछ इंसिडेंसेस कभी कभी हो जाते हैं वो वाली बातें बताई जाएं कि आखिरकार गेम ऑफ चांस हो या गेम ऑफ स्किल हो, लेकिन जहां भी पैसा इन्वॉल्व है, आपको गेम ऑफ स्किल ही खिलाना है तो आप खिलाइए उसमें और पॉइंट्स दीजिए, वैसे कुछ दूसरे इनाम दे दीजिए। लेकिन आप ऐसा पैसा इन्वॉल्व करते हैं कि आपने इतना जीता, इतना पैसा लगा के, तो अल्टीमेटली वो जुआ ही है और वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। जी, सो अब देखिए, पहली चीज मैं 2 तरीके से लूंगा, एक सोसाइटी की तरफ से, एक कानून की तरफ से। ये यही सेम सवाल। देखिए, कानून ने बहुत क्लियर कर दिया है कि सट्टे में और जुए को क्यों अलग किया गया। सट्टे जुए में आप अगर पैसा लगाते हैं, ठीक है, उसमें ना आप दिमाग लगाते हैं ना कोई कौशल लगाते हैं, वो बस आपने 1 सेकंड में कहीं भी पैसा डाला, उड़ाया और आप निकल गए, ठीक है। उसमें आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं, स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगाते हैं, कुछ जो हारते हैं कुछ लोग जीतते हैं, बट स्टॉक में क्या आप एनालिसिस करते हैं कि भाई ये इस शेयर का ये फंडामेंटल है, ये टेक्निकल एनालिसिस है, फिर आप लगाते हैं उसमें। सेम अगर आप स्किल गेम में देखें तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि क्योंकि इसमें कौशलता है, आपको पता है, आपके हाथ में कंट्रोल है कि आप किसमें इतनी बुद्धि लगा रहे हैं और आप कंपीट करके इसको जीत रहे हैं, ठीक है। तो ये तो कानूनी फर्क हो गया। एक में आपको असलियत में मेहनत करनी है, दूसरे में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आंख बंद करके कुछ भी करिए, पैसा डुबाया, काम खत्म। अब हम आते हैं सोसाइटी की तरफ से। देखिए, सेंसिटिव मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं, मगर अब देखिए क्या क्या किया जा सकता है। पहली चीज तो जैसे अभी पहले बात हुई कि 18 साल की उम्र, हमारा मानना यह है और रूल्स भी यही कहते हैं, 18 साल से कम के बच्चों को या 18 साल से कम के किसी भी व्यक्ति को पैसे वाला, जिसको हम रियल मनी गेम कहते हैं, नहीं खेलने देना चाहिए। ये क्लियर बात है। तो आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप गेम्स ऑफ स्किल खेल सकते हैं रूल के अंदर। साथ ही रूल कहता है कि ऐसा नहीं कि आपने बस रूल बन गया, सारी बन गई तो वो गेम टेस्ट करेगा, वो ये भी देखेगा कि यूजर हार्म ना हो,
टेक्निकल मेजर होना चाहिए, जिससे प्लेयर अगर बहुत ज्यादा खेल रहा है तो उसको वार्निंग आनी चाहिए। उसके पास यूजर डिफाइंड सेल्फ लिमिट कर सकता है कि जी मैं इतना ही पैसा डालूंगा, मैं 100 ही रुपए खेलूंगा। उसके बाद वो प्लेटफॉर्म उसको बंद कर देगा, आगे नहीं खेलने देगा। यूजर ही बताएगा कि मैं इतना लिमिट करूंगा। अगर मान लीजिए उसने 4 घंटे खेला तो दूसरे घंटे 1 घंटे जो भी है वो एसआरबी बताएगा कि जी वार्निंग लेवल आने का, क्या आप इतना खेलना चाहते हैं, उनको ब्रेक करेगा। तो और भी चीजें यूजर प्रोटेक्शन के लिए रूल्स ने दे रखी है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो सोशली भी आप किसी चीज को बैन नहीं करते, आप उन्हें रेगुलेट करते हैं और प्रोपोर्शनैलिटी जिसे कहते हैं, प्रोपोर्शनल बेसिस पे आप उसमें ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस बनाते हैं जिससे हार्म उसका रिड्यूस हो जाए। दूसरी चीज एक और आती है, अगर आप हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन देखें, फ्रीडम ऑफ चॉइस भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप 18 वर्ष से ऊपर हैं और कोई लीगल एक्टिविटी है जिसमें फाइनेंशियल आपका एस्पेक्ट इन्वॉल्व भी है, पैसा जा भी रहा है, तो उसके बाद फ्रीडम ऑफ चॉइस है, जब तक वो इलीगल नहीं है। यहां पर आपका गेम ऑफ चांस से डिफरेंस आता है, क्योंकि गेम ऑफ चांस अलग अलग आपके प्रदेशों में बैंड है, इलीगल है, इसलिए फ्रीडम ऑफ। तो ये जो सारी बातें ध्रुव कह रहे हैं, जी 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 बिल्कुल, तो आप जो सारी बातें, सारे तर्क कह रहे हैं, आप इस चीज को देखने के लिए, इस चीज को मॉनिटर करने के लिए वही सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। तो अभिषेक मुझे बताइए कि जिस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की हम बात कर रहे हैं और जो सारी बातें अभी ध्रुव ने कही वो लॉजिकल भी हैं, लेकिन क्या जैसी कही गई वैसी अमल में आ जाए, वैसी प्रैक्टिस में आ जाए, उस तरह के पावर या उस तरह का मैकेनिज्म इस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के पास होगा? तो एटलीस्ट हम तो इतना ही कह सकते हैं कि आज की तारीख में रूल्स या प्रावधान क्या कहते हैं, तो इस पे बहुत अमल किया गया और मेरे हिसाब से मेटी ने काफ़ी डिटेल में ये प्रोवाइड किया है रूल 4A 4B में, जो नए रूल्स आए हैं उसमें, जिसके अंदर उनको एक तो बोला गया है कि कॉम्पोजिशन क्या होगी एसआरबी की, जो मैंने पहले भी बताया आपको कि उसमें इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, उसमें सोशोलॉजिस्ट होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे, उसमें जो चाइल्ड वेलफेयर के लिए लोग काम करते हैं वो होंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जो चैंपियंस हैं वो लोग होंगे। तो आपका एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव दिखेगा, ना केवल इस चीज़ को करने के लिए कि गेम ऑफ स्किल क्या बनता है, पर ऑल्सो ये चीज़ देखने के लिए कि कुछ चीज़ें जो मैंडेट करी गई हैं रूल्स के अंदर, कि एसआरबी को इंश्योर करना पड़ेगा कि उनके जो ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरीज उनके मेंबर्स बनते हैं और जो गेम्स खिला रहे हैं वो लोग क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस डालते हैं, क्या क्या चीज़ें टेक्निकल मेजर्स जैसे ध्रुव ने कहा, और क्या क्या चीज़ें ऐसी रखते हैं जिसमें कि वो टेक्निकल मेजर्स के अलावा भी जैसे फॉर एग्जांपल वो वार्निंग की बात करी ध्रुव ने, आप खुद अपना प्रोवाइड करिए कि आपको कितनी लिमिट तक खेलना है। दूसरा, आप उनको आगाह करिए कि इसमें एक फाइनेंशियल रिस्क हो सकती है, आप उनको आगाह करिए कि इसमें आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। इसमें आपको आगाह करिए कि इसमें जो एक कहते हैं ना कि आपका उसमें राइट, गॉट योर पॉइंट अभिषेक, क्योंकि मेरा समय बिल्कुल समाप्त हो गया, लेकिन हाँ ये सारे पॉइंट वैलिड हैं, सही भी हैं, और अब जो एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं वो भी हैं। अब हम एक मैच्योर कंट्री हैं, हम एक बेहतर मतलब डेवलपिंग से डेवलप की तरफ जाते हुए देश हैं, तो उस तरह से इकोनॉमी में और भी बहुत सारी चीज़ें होती, शायद उसको भी उसका हिस्सा माने। हाँ, सामाजिक रूप से कुछ चीज़ें हैं जिनको देखना जरूरी है, क्योंकि अभी भी हमारा वो सिस्टम इवॉल्व हो रहा है, हर तरह की अलग अलग सोसाइटी के फैक्शंस हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, और सीधी सी बात है जहाँ पैसे इन्वॉल्व होते हैं, भले ही वो कितनी छोटी रकम हो, उसका अपना एक इम्पैक्ट आता है। तो एक तरफ हो गया तमिलनाडु वाली चीज और दूसरी तरफ हो गई ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। थोड़ा सा शायद वक्त लगेगा कि चीजों को देखना पड़ेगा कि इवॉल्व कैसे होती हैं, आगे टेक्निकल बेसिस पे कैसे जाती हैं, ऑन द ग्राउंड ऑफ लॉ ये कैसे वर्क करती हैं। शायद ये थोड़ा सा और इंतजार यहां पर लगेगा, और ये बहस भी काफी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि अभी खत्म नहीं होने वाली है, और आगे चलते हो सकता है कि कोई और क्लियर कट नियम या कानून हमें इसमें बनते हुए नेशनल लेवल पर भी देखें। फिलहाल आज की इस काफी इंटरेस्टिंग बातचीत के लिए आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया। नमस्कार।